है कि लेफ्ट राइट विचारधारा सनातन नहीं है। सनातन तो मुक्ति की विचारधारा है, मोक्ष की विचारधारा है। लेफ्ट राइट तो हमने अपनाया हुआ है। और उनका कहना है कि जब मैं देश देश कहता हूं तो चुटकी की चुस्की लेता हूं तो उसका भावार्थ क्या है। देखिए, जब भी देश देश के नाम पे कहते हैं ना, तो देश एक नहीं है। ये देश जो है ना, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है हिंदुस्तान। इसकी इतनी विविधताएं हैं, तो उसके उन विविधताओं को उछलकर जब कोई एक देश का प्रतिनिधि होने का दावा करता है तो मुझे उससे समस्या होती है। उस देश के बिहाफ पर अगर आप बोलते हैं तो क्या आपने बोलने से पहले उस देश से पूछ लिया है कि देश ये चाहता है, देश ये चाहता है, देश वो नहीं चाहता है। राजू चाहते हैं, रामू चाहते हैं, रवीश चाहते हैं, आप चाहते हैं, शंकर जी चाहते हैं, कि देश कैसे चाहता है। तो ये चुटकी इसलिए लेता हूं कि आप अपनी बात कहिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, लेकिन देश का सहारा मत लीजिए। 90% तो टीवी देखने नहीं आता है इस देश में, फिर उसको भी आप शामिल कर लिया आप देश देश करके। ये उसकी एक तरह से कटाक्ष है और बेचैनी की। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा, इसका मतलब मैं उसका योग्य नहीं हूं। मतलब ये सवाल है कि वर्तमान दौर में भारत में पूंजीवाद कितना प्रासंगिक है। बड़ा ही गंभीर और अच्छा सवाल है, लेकिन शायद मैं इसका उतना योग्य नहीं हूं। मैं इतना अब समझ गया हूं कि जिन समस्याओं का समाधान हम इस मॉडल में खोज रहे हैं उसमें नहीं है इस मॉडल में। दूसरा मॉडल क्या है, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। इतना पिछले 2 साल से 2014 के बाद से आर्थिक चीजों को पढ़ने के बाद मुझे ये बात समझ में आया। इसलिए ये ऐप ऑनलाइन से मैं ज्यादा प्रभावित नहीं होता। मुझे मालूम है कि इससे समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। ये मॉडल अपनी जो भी है अपनी संभावनाओं को छू गया है, एक तरह से वो पीक कर गया है एक तरह से। अब इसमें सबके लिए भला नहीं है। इसीलिए आपको ये पढ़ना पड़ता है कि हिंदुस्तान में कोई 2% लोग हैं जिनके पास आधी से ज्यादा संपत्ति है। तो कोई भी ऐसा मॉडल सक्सेसफुल मॉडल नहीं कहला सकता। और इस बात को राजनेता बहुत अच्छे से जानते हैं, दोनों तरह के राजनेता, एक जो राइट वाले होते हैं और एक जो लेफ्ट वाले होते हैं। इसीलिए वो बुनियादी सवालों को छोड़ के इस तरह के भावुक सवालों में ज्यादा घुमाते रहते हैं। हमको अलग अलग तरह की कृत्रिम समस्याएं पैदा किए रहते हैं, उन सवालों पे नहीं जाते। तो वो पीक कर गया। लेकिन दूसरा क्या है, दूसरे और जितने भी विकल्प दुनिया में आजमाए गए वो तो फेल हुए। इसका दूसरा का मुझे पता नहीं है, पर मुझे ये पता है कि इस मॉडल में अब हमारी मुक्ति नहीं है। यही होगा कि कुछ दिन तो हम भ्रम में रहेंगे, 40-45 साल के होंगे और अखबारों में पढ़ेंगे जो मिड लेवल के लोग हैं 60,000 वो निकाल दिए जाएंगे आईटी सेक्टर से। कितना आसान लगता है ना सुनने में। जिसकी नौकरी जाती है उसे पता चलता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया, इसका प्रभाव मीडिया पर कितना पड़ेगा? डॉक्टर जैन साहब। नहीं, इस मीडिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। वो मस्त है क्योंकि अब उनको काम नहीं करना पड़ रहा है, रूट में नहीं जाना पड़ रहा है, एक ही जगह से कमांड लेके डिमांड क्रिएट करना ये भारतीय पत्रकारिता का स्वर्ण युग है। भाई साहब, जूते भी नहीं खींचते हैं हमारे, कपड़ों की तो बात छोड़िए। ईमेल और एसएमएस से हो जाता है काम सुपर प्राइम टाइम में। अब तो कहां लाठी लेके आ जाते हैं, छोड़ दिया उन्होंने। राजनीतिक वर्तमान दलों में आप क्या देखते हैं कि कौन सही है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सही है कौन गलत है। हमारे पास बहुत अच्छे विकल्प नहीं है। पर मैं उन राजनीतिक दलों से आप नफरत भी मत कीजिए, आप उनको सपोर्ट कीजिए, पर उनमें सुधार की संभावना है इस बात को भी स्वीकार कीजिए और लगातार दबाव बनाते रहिए। उनसे नफरत मत कीजिएगा। अगर आप राजनीति के खिलाफ हो जाएंगे तो ये एक और अपने लोकतंत्र को खतरे में डाल देंगे, क्योंकि उसका होना ही हमारे लिए गारंटी है एक राजनीतिक दल का कि लोकतंत्र है। अब जब सिर्फ वही रहेगा तो फिर चिंता की बात और उसमें भी लोकतंत्र नहीं है वो चिंता की बात है। लेकिन उसका होना जरूरी है, तो वो अच्छा है। मतलब आपको उसको ठीक करते रहना पड़ेगा। इतनी जमीन और जगह आपके पास होनी चाहिए कि आप जिस नेता को बहुत पसंद करते हैं उसको वोट देने के एक दिन पहले तक कह सकते हैं कि आप ये जो कर रहे हैं हमको ठीक नहीं लग रहा, आपको नहीं करना चाहिए।
हम इसके साथ नहीं, ये कोई नहीं करता, तो उस पर दबाव रहेगा कि गलत वाला नहीं करना है, लेकिन आप जाके वोट उसको दे दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। आज ऐड पूरा पेज होता है और जरूरी समाचार के लिए जगह नहीं होती है। मजदूर आंदोलन इस समय बहुत मुश्किल से करते हैं और पेपर में जगह नहीं मिलती, ये कहीं जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो टीवी है वो गरीब विरोधी माध्यम है। आपने टीवी पे कभी किसी गरीब को देखा है क्या? नहीं देखा होगा। वो जो बॉम्बे से आते हैं लोग, बहुत सोशलाइट लोग बैठ के इंडिया के चीजों को लेकर बहुत डिस्टर्ब होते हैं, पर्टर्ब्ड होते हैं, वो तो मिले ही नहीं होते हैं गरीब को। वो अपने ड्राइवर से हिंदुस्तान की सेंसिबिलिटी को पूछते रहते हैं। वो गरीब आदमी का मेरा ड्राइवर ऐसा सोचता है तो हिंदुस्तान का गरीब ऐसा सोचता है। तो टेलीविजन का जो माध्यम है, इसका मॉडल ही ऐसा है, ये एंटी पुअर माध्यम है। और ये जैसे ही आप में गरीब बनने की संभावना होती है, वो आपको छोड़ देता है। जब तक आप आईटी सेक्टर में हैं, इंफोसिस में हैं, महिंद्रा एंड टेक महिंद्रा में है, तब तक आप उसके लिए सुपर पावर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। जिस दिन आपकी नौकरी चली जाती है, 2 लाख आप हाहाकार लेकर प्रदर्शन कर रहे, टीवी वहां छोड़ देगा। तो वो अपनी भाषा और अपनी जगह पहचानता है। और क्या है, एक कह रहे हैं कि न्यूज चैनल आम आदमी की बात नहीं करेगा और सोशल मीडिया पर बात दबाई जाएगी, तो अपनी बात कहाँ रखेगा। ये चिंता की बात तो है कि आज आपको भी ज्यादा डर लगता होगा सोशल मीडिया पे कुछ कहने में, कि जब हम लोग धुल रहे हैं तो आपकी कितनी सफाई होगी। पता भी नहीं चलेगा कि शहर के किस नाले में गए धुलने के बाद। तो वो तो है। अब यही लड़के तो लेना है अपनी जगह, आलोचना करना, आपसे किनारा करना, और आपका विरोधी है तो इसमें क्या गलत बात है? आप किसी के विरोधी नहीं है क्या? क्या विरोधी होना भी एक दिन एंटी नेशनल हो जाएगा क्या? हो गया है ना, है? हो गया है, शंका का नहीं। अब नेशनल का मतलब एंटी डेमोक्रेटिक होना है, यही मतलब है ना। तो ये जो पहाड़ा पढ़ाया जा रहा है, आपको राष्ट्रवाद एक प्राइम टाइम के एंकर से सीखने की क्यों जरूरत है? आपने उसको देखा है देश के लिए कुछ करते हुए? कब देखा है आपने? क्या कर रहा था वो? Y+। उससे क्यों सीखेंगे? हम है ना, हम अपने हिंदुस्तान की हम चिंता नहीं करेंगे क्या? हम है, सब कोई करता है। आप जहां काम करते हैं, रोज हिंदुस्तान को बनाते हैं, वो आगे कौन होता है बताने वाला? और जब तभी एंटी नेशनल क्यों होते हैं जब आप सवाल करते हैं। एक ने पूछा आपकी ईमानदारी का राज क्या है? वैसे तो आप भी बना सकते थे शाहरुख। मैंने तो सोचा था कि यहाँ से लौट के ही मैं भी सेटिंग वेटिंग करके अपना कंफर्टेबल हो जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि अभी फिलहाल टाल देता। ये भी हमारे समाज की खूबी है कि ज्यादातर पत्रकार बेईमानी करते हुए भी शान से और मुझसे ज्यादा बड़ी महफिल पाते हैं। ये भी समाज की बढ़िया चीज है। तो दलाल हो जाने में भी कोई बुराई नहीं, फैसला आपका होना चाहिए। समाज गले लगाता है उनको भी, और नहीं तो बड़े बड़े लोग उन्हीं के कुर्सी लगाकर उनको इंटरव्यू देते रहते हैं। खैर मैं ये बात नहीं कहूंगा, उनको फिर आज रात नींद नहीं आएगी। ये इंटरव्यू मांग रहा है। अच्छा, ये सवाल भी है, वाह क्या बात है। माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। आपको सुनने के बाद कुछ आशा बंदी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो खुद ही सोचता रहता हूँ कि मैं कब तक इस आशा को ढो सकता हूँ, पर ये आशा और बड़ी होगी कि जब इस लड़ाई को आप अपनी लड़ाई बनाइए। और हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि हम अपने लिए जगह मांग रहे हैं। जो अखबार आप खरीद रहे हैं उसमें हर तरह की आवाज होनी चाहिए। गुणगान करना, केवल गुणगान करना तो ठीक नहीं ना, उसकी कठोर परीक्षा होनी चाहिए। तो जो आप अखबार देख रहे हैं, टीवी करना देख, ये गंभीर सवाल अभी नहीं बोलूंगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी देखिए, उसने अपनी भूमिका चुन ली है। आप अपनी भूमिका चुनिए। उसने अपनी भूमिका ये चुन ली है कि जो भी सत्ता में रहेगा हम उसी के साथ रहेंगे। आपको रहना है तो रहो, नहीं रहना तो क्या हो।
और ये हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, पूरे दुनिया की समस्या। अभी देखिए ट्रंप साहब आए तो पत्रकारों को गाली देने लगे, तो वहां के प्रेस वालों ने क्या किया, चिट्ठी लिखी। चिट्ठी ये लिखी कि आप हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, ठीक, लेकिन इसके बाद आपको याद दिला दें कि हमारे काम करने का जो नियम है वो मेरा है। हम लोग जो वाशिंगटन की जो सत्ता है वो सिर्फ वाशिंगटन में नहीं है, वो पूरे अमेरिका में फैली हुई है। तो गली गली सड़क सड़क में अपने रिपोर्टरों को घुसा देंगे और वहां से खबरें ले आएंगे। कोई खबर ही नहीं आती है, कोई चुनौती देने के लिए तैयार नहीं है, कोई खबर नहीं आती। ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ गलत नहीं हो रहा हो? ऐसा कैसे हो सकता है कि कुछ कम नहीं हो रहा? ऐसा हो सकता है क्या? तो मुमकिन नहीं है। तो वो ठीक है, सुपर पावर और बीइंग डेवलप। देखिए ये लोग जो दोनों जुमला जो चला रहे हैं वो अभी तक तो आध्यात्मिक शक्ति की बात कर रहे थे, अब ये सुपर पावर और बीइंग डेवलप की बात कर रहे हैं। हमको मालूम नहीं है दोस्त, ये जो आप फ्लाईओवर वाले जो कॉन्सेप्ट की बात कह रहा हूँ और जो स्मार्ट सिटी की बात कह रहा हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, हो सकता है कि मैं गलत हो जाऊं, मुझे ये कॉन्सेप्ट फ्रॉड लगता है। इस देश में अतिक्रमण पहले भी हटते रहे हैं और सड़कें पहले भी चौड़ी होती रही हैं। आप देखिए ये बड़ी बड़ी कंपनियों का खेल है। दुनिया में जहां भी स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट आया, एक गुजरात में स्मार्ट सिटी बन रहा है, भयानक है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो उसमें कितने लोग बसेंगे? 10,000 20,000 ज्यादा से ज्यादा, लेकिन वो 2007 से बन रहा है और वो पूरा होगा 2020 में। तो इतने लंबे समय के बाद एक शहर बसेगा 10-12 हजार के लिए, लोगों के लिए, और 1 लाख करोड़। उससे अच्छा 12 हजार तो बड़े बड़े नेताओं के यहाँ बाराती आते हैं, उनको किसी होटल में टिका दीजिए फिर। तो अपने शहर को समझिए। हमारा शहर, जहां इकोनॉमिक मॉडल हमारे शहर का है, उसकी ताकत कहां है? उसकी ताकत सराफा बाजार में है, पुरानी दिल्ली में है, स्वर्ण मंदिर के बगल वाले गलियों में है, बनारस की गलियों वाले पुराने शहर में। आप जाकर देखिए वहां कितने लोग काम कर रहे हैं, तरह तरह के लोग काम कर रहे हैं वहां, करोड़ों अरबों का एक से एक सेठ लोग हैं वहां से, खानदानी लोग बैठे हुए हैं जो पता नहीं कहां। बॉम्बे का भी वही हाल है, पटना का भी वही हाल। तो हमारा जो शहरों का मॉडल है वो दूसरा मॉडल है। स्मार्ट सिटी इकोनॉमिक मॉडल नहीं है। ये करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके 1000-10,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। ये सबके लिए मॉडल नहीं है। तो एक अहमदाबाद को ही अगर आप 1 लाख करोड़ दे दें तो उस शहर में कितने लोग, लाखों लोग रहते हैं, कितना और अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो होगा ही, और अच्छा हो सकता है। लेकिन एक कोने में जहां एक बिल्डर की तरह डेवलप कर दें, जहां कूड़ा कचरा सब मशीन से ही सफाई हो रहा है, उसकी जगह उस पैसे से हम पूरे शहर के लिए अगर वो मशीन लगा दें, क्योंकि महंगी चीजें होती हैं। आज वॉशिंगटन के पास भी इतना पैसा नहीं है जो कचरा पैदा होता है कि उसको साफ कर सके। तो हिंदुस्तान ठीक ठाक एक सामान्य सा देश है, इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। कोच्चि में कब से स्मार्ट सिटी बन रहा है? तो रोज बन ही रहा है ये गौरजिया अपार्टमेंट, फॉर्चिया अपार्टमेंट, जिसके नाम टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनका ना कोई हिंदुस्तानी नाम होता है। इतने अच्छे अच्छे नाम हमारे देश के परंपराओं में कहां कहां से नाम ले आके सबको रख दिए हैं। उससे किसी को दिक्कत नहीं होती है। मोहल्लों अपार्टमेंट का नाम आधा आदमी बोल नहीं पाता है, जिसमें रहता है वो। तो वो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हमने ठीक से इसको समझा नहीं। इंदौर में 25 लाख में 1.25 लाख की जेब बना। बताइए, ये जो फ्लाईओवर का कॉन्सेप्ट आया, पागलों की तरह बना, लोग बनाने लगे। जैसे अभी मेट्रो है, हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन हमारे प्रोफेसर साहब थे जो IIT में, हम लोग जब नए थे 10-15 साल पहले, तो कहते थे कि ये फेल आइडिया है, इससे ट्रैफिक जाम दूर नहीं होगा। तो हम सोचते थे ये प्रोफेसर नेगेटिव है, पॉजिटिव बात करना चाहिए इंडिया के। 10 साल बाद जब उसी फ्लाईओवर से जाता तो मुझे प्रोफेसर की बात याद आती है कि बात तो भाई साहब ठीक कह रहे थे, अभी नेगेटिव पॉजिटिव की दुकान चला रहे थे। जैसे ये हमारा काम है नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे ही सवाल देखिए आप बड़े डिप्रेसिंग है, नेगेटिव है। कोई भी फ्लाईओवर आप कहीं भी पता कीजिए, आप अपने ही शहर में देखिए, बनने के 1 साल बाद फिर से समस्याएं वहीं वापस पहुंच जाती। इसका समाधान क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर आप नेता से भी पूछेंगे तो भी कहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सब कहेंगे। लेकिन करेगा क्या? नहीं जी, हम यहाँ पे 1200 करोड़ का एक फ्लाईओवर का वहां उद्घाटन होगा, तस्वीर होगी, हम विकास के समर्थक हैं।
विनाश का नया नाम विकास है। बहुत जगहों पे ये फ्लाईओवर तोड़ा जा रहा है, बहुत जगहों पे तोड़ा जा रहा है। तो उस मॉडल की जो खराबियां हैं, हमारी दिक्कत ये है, मुझे कोई दूसरा मॉडल नहीं मालूम है, लेकिन जो खराबी हम उसमें भी ठीक से ईमानदारी से बहस नहीं करते। हर शहर का चप्पा चप्पा, एक जगह जहां पे कोई पेड़ सांस ले ले वहां पर एक कार खड़ी कर दिया। करते हैं, जब से झगड़ा झंझट होने लगा कम कर दिया। मैं मेट्रो में चलता था, लेकिन मैं मेट्रो को भी देखिए, जब मेट्रो आया तो कितना महंगा साधन है, उसके जगह पे कितने कम समय में हम बसों की पूरा एक नेटवर्क बिछा सकते थे। लेकिन आज दिल्ली में मेट्रो में 25-30 लाख लोग चल रहे हैं, उसका इस्तेमाल हो रहा है दिल्ली में, तो कम से कम उस हिसाब से देखे तो तब भी वो घाटे में, वो कह रहे हैं कि हमारा कॉस्ट बढ़ गया है तो हमने किराया बढ़ाया है, ठीक है, लेकिन इसके बाद भी उन्हीं रूट पे जाम की जो अवस्था है वो उसी तरह से है। उसमें आप जनसंख्या से मत कहिए, जनसंख्या पे तो आपके प्रधानमंत्री कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले हम, जनसंख्या से इसका रिलेशन नहीं है सर, नहीं, इसका जनसंख्या से रिलेशन नहीं है, इसका ट्रैफिक जाम से रिलेशन है। कारों की संख्या, आप एक शहर का स्पेस लिमिटेड है, आप किसी से भी पूछे हो कहेंगे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ता वाला ले आइए, कम समय में आप उसको रिलीज हो, उसके लिए हमको भी त्याग करना पड़ेगा, हमको कार चलाना छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम कितना, उसके जगह पे अस्पताल नहीं बन रहे हैं, उसके जगह पे अच्छे स्कूल नहीं बन रहे हैं, कॉलेज नहीं बना, 2.5 करोड़ रुपया मेडिकल का लोग पीजी करने के लिए दे रहा है और किसी को दिक्कत नहीं हो रही है। कैसा समाज है? 30-30 लाख मुरादाबाद का मेडिकल कॉलेज हवाई अड्डे पे डॉक्टर मिले थे, वो हॉस्टल का किराया 5 लाख ले रहा, 40,000 रुपये महीना। वो डॉक्टर आगे चल के डकैत नहीं बनेगा तो पैसा निकालेगा कहां से? 500 रुपये उसके जेब में नहीं है, वो एयरपोर्ट पे घूम रहा है इधर उधर, वो कॉफी नहीं खरीद सकता है और वो 5 लाख रुपया किराया देगा हॉस्टल का, 1 साल का 15 लाख रुपया। तो उतने पैसे में अगर आप अस्पताल बनाए होते तो आज आपके पास डॉक्टर भी होता। तो इस मॉडल का क्रिटिक जो है, इसको अब कर लेना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे ही आप देखेंगे, अपनी जिंदगी में देखेंगे कि फ्लाईओवर तोड़े जा रहे हैं, बल्कि दिल्ली में हो रहा है, अब फ्लाईओवर तोड़ के अंडरपास बना रहे हैं लोग, वो बेकार हो गया है। आप देखिए उसमें गडकरी जी के बयान में निकल जाएगा, उनको पता है कि ये रास्ता गलत है, लेकिन वो चूंकि लेते, क्योंकि आपको दिखता वही है ना, जिम्मेदार तो आप भी हैं। अगर नेता बस की व्यवस्था करेगा तो आपने क्या किया, हमें बस पे चलवा रहे हैं, वो फ्लाईओवर बना दिया तो आपको लगता है ये अच्छा है। मुझे गुस्सा बिल्कुल आता है, कैसे नहीं गुस्सा आता है। कोई पूछ रहे हैं क्या हिंदुओं और राष्ट्रवाद का विरोध? मैंने तो हिंदुओं का कोई विरोध नहीं किया, ना राष्ट्रवाद का विरोध किया, और इसका मतलब क्या है कि इस्लामी आतंकवाद और नक्सलवाद का समर्थन ही सेकुलर धर्म में बिल्कुल नहीं है। सेकुलर होना मतलब जानते हैं क्या है? कांग्रेस समाजवादी होना नहीं है, सेकुलर मतलब अच्छा होना है। कांग्रेस की करनी की गाली आप कांग्रेस का नाम लेके दीजिए, समाजवादी पार्टी की करनी की गाली आप समाजवादी पार्टी का नाम लेके दीजिए। इससे अच्छा होने की जरूरत थोड़ी समाप्त हो जाएगी। क्या कहता है सेकुलर होना? यही कहता है ना कि एक दूसरे का सम्मान करो। ये कहना कोई गलत है क्या? आपको उससे दिक्कत है तो आपके संविधान में फ्रेटर्निटी भी है, बंधुत्व, उसको गले लगा लीजिए। कितना अंतर है दोनों में? हमारा आप भाई हैं, है ना? हर पड़ोसी एक दूसरे का भाई, कितना खूबसूरत शब्द है, आपके ही संविधान का हिस्सा है, प्रियम्बल का हिस्सा। अगर आपको उससे संभव है तो समस्या है तो आप बंधुत्व अपना लीजिए। अब ये फैमिली बैकग्राउंड, बच्चों के बारे में, बचपन के बारे में थोड़ा रहने देता हूं। किसी ने पूछा क्या आपकी भारतीयता में वाकई निष्ठा? हाँ, मेरी निष्ठा है। निष्ठा से ज्यादा प्यार है।
मुझे सचमुच ये हिंदुस्तान बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मुल्क आपको नहीं मिलेगा साहब, कहीं इस धरती पे ऐसा मुल्क नहीं, ऐसे तबीयत के लोग। यही तबीयत बिगाड़ रहा है जो टेलीविजन पे, उस बात को लेकर मैं चिंतित हूं। वो क्यों बिगाड़ रहा है? जो मीडिया जो खेल रहा है और सोशल मीडिया के कंट्रोल के लिए, ये सचमुच मुझे कैसे नहीं निष्ठा है। मैं तो उस गीता की तो बात कर रहा हूं कि गीता में तो कहा गया क्रोध मत करो, तर्क विवेक बुद्धि सब नष्ट हो जाए। वो दरअसल सवाल मेरा है, वो एक्चुअली आपकी छवि ऐसी क्यों बन रही है हम सभी के दिमाग में? यही ऑप्टिक्स है। देखिए वही तो मैंने कहा ना कि गाय लेकर तो पहले चरवाहा जाता था, अब आप उसको मुसलमान भी समझ सकते हैं। ऑप्टिक्स चेंज करके ये छवि ये बन जाता है। ये आपके बारे में भी मैं बना दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। 500 लोग व्हाट्सएप पे आपके बारे में रोज मोहल्ले में अफवाह उड़ाएंगे और आपकी छवि बन जाएगी। हम तो जी लेते हैं, आप नहीं जी पाएंगे। हमको तो बड़ी मुश्किल से आदत हुई है, सच बताते, रात भर नींद उड़ जाती थी। इतना आसान थोड़ी है, मैं कोई माचो आदमी नहीं हूँ, हालत खराब हो गई थी। आप नहीं झेल पाएंगे, कई रात नहीं सोया हूं। ये क्या है? इतना खराब क्या कर दिया मैंने जिससे आपको मुझे लेकर गुस्सा है? ऐसा कुछ किया है क्या? लूटा है, झूठ बोला है, क्या किया है मैंने? कोई बात कही होगी जो आपको पसंद नहीं आई, तो ठीक है, आप भी कोई बात कहेंगे मुझे पसंद नहीं आई, मारामारी करें हम लोग। ये कहेंगे भाई आपने जो कहा हम उससे सहमत नहीं। मैं सिर्फ इसी जगह की मांग कर रहा हूं और कोई बात नहीं। क्या भारत जाति विहीन समाज बन सकता है? फिलहाल जो लक्षण है उसके हिसाब से तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अब जाति को तोड़कर शादी कर रहे हैं, उसको महत्व नहीं दे रहे हैं, तो हम उसका थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन आप देख लीजिए आपके राज्य में, राजस्थान में, हमारे राज्य में किसी दलित को अगर हेलमेट पहन के दूल्हा बचाता, रोना चाहिए। पुलिस जाएगी उसके पीछे, वो घोड़े तो बैठा, ये पत्थर मारने वाले लोग कभी जाके हम लोग को पूछना चाहिए कि भाई तुमको इतना गुस्सा क्यों है? कोई घोड़ी पे ही बैठ गया, घोड़ी गिरा तो अलग बात है, कैसे बैठने अब जान लो। वो दुलहत्ती मार के पटक दे तो ठीक है भाई, तुम ही कहते ना घोड़ी पे चढ़ने। जब जिंदगी भर नहीं चढ़े तो शादी के दिन क्यों चढ़ रहे हो? वो तो सब दूल्हों पे लागू है। लेकिन अगर कोई चढ़ ही गया देख के, उसको आप मारने जा रहे हैं। आप ही का अरमान है दूल्हा बनने का, उसका नहीं है। और उसकी कार पे जैसे फूल की माला लगी तो आपने तोड़ दिया। कौन लोग है यहाँ? कहां से इतनी नफरत है हम दो लोगों के बीच में? हमने तो कुएं के अंदर बाद में केरोसिन भी डाल दो। कैसे लोग हैं हम लोग भाई? कहां गए हमारी भारतीयता? कहां गई? ये तो एक दूसरे की बातों के लिए लोग जान देने वाले लोग हैं। अब जान ले लेते हैं, किरासन मिट्टी का तेल डाल देंगे क्या? रुक जाना चाहिए, सोचना चाहिए। समाज को 10 दिनों तक इस बात पे बोलना ही नहीं चाहिए एक दूसरे से, घर में भी नहीं। कैसा कैसे हो गया? हमारे जैन धर्म में तो माफ करने का पर्व है, बताइए दुनिया में कहीं है? सबको माफ कर दो, ये भी हमारे जैनी लोग बनाते हैं। ये तो हिंदुस्तान का है ना, सिर्फ उन्हीं का थोड़ी है। जब वो माफ कर सकते तो हम भी माफ करेंगे उनके साथ साथ लग के। भाई क्या बात है जैन साहब लोग, आप लोग इतना सबको माफ कर रहे हैं, हम भी उस दिन माफ करेंगे सबको। जैन साहब मना कर देंगे क्या? वो कहेंगे आओ आओ यहाँ बैठो, हमारे साथ माफ करो सबको, और तुमसे जो गलती आई उससे क्षमा करो। सर नहीं झुका सकते। अरे भाई कैसे मान सकते हैं आप कोई दूल्हे को कोई घोड़ी पर बैठा है? बाकी तो आप छोड़ दीजिए। प्राइम टाइम की समस्या का समाधान क्या है? बहुत गंभीर सवाल है। नीतिगत निर्णयों और कोई डिबेट क्यों नहीं होती? नहीं होगा। हाँ, उसका वो प्राइम टाइम, मेरा क्वेश्चन था कि प्राइम टाइम की समस्या का समाधान क्या है? उसका सप्लीमेंट्री भी है सर कि फ्री प्रेस काउंसिल का रोल थोड़ा ये हो सकता है। हाँ, मैंने देखा नहीं। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जोशी जी ये सवाल ठीक है। ये अगर कोई संस्था हमको बनानी पड़ेगी, जैसे ब्रिटेन में है, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, तो वो संस्था थोड़ी निगरानी रखे। और उसी संस्था ने एक चैनल को दंडित भी किया कि आपका पक्ष सही नहीं है उसमें देखने के बाद।
तो ऐसी कोई संस्था होनी चाहिए जो लगातार रखे। और ऐसा नहीं कि वो आपको पता नहीं चल रहा है, हम लोग तो आके कह ही रहे हैं, सारे लोग कह ही रहे हैं, बहुत लोग कह रहे होंगे, आपके पड़ोसी कहते होंगे, आप लोग भी खुद कहते होंगे कि टीवी पे क्या चल रहा है। जो चल रहा है आप उससे तो सहमत नहीं है। समस्या टीवी की बात कर रहा हूं मैं, आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप राजनीतिक दल से समस्या पाल। न्यूज देखना बंद कर दिया सर। वो तो मैं नहीं कहूंगा, मैं भी नहीं देखता। मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वो नीतिगत निर्णय हुआ। ये यही होना चाहिए आदर्श रूप में। कोई नीतियां बनती हैं तो उससे आना चाहिए। देखिए क्या है, मान लीजिए मैं भी 4-5 सीरीज पिछले साल 2016 हुआ या 2015 हुआ, तो स्मार्ट सिटी पे कोई 5-6 प्रोग्राम किया, ठीक है। तो उसमें जब प्रवक्ता लोग आते थे तब की बात है, वो सुनहरे पल अब नहीं आते, मैं समझ सकता हूँ, अच्छा ये है। लेकिन जो प्रवक्ता आता है वो स्मार्ट सिटी पर क्या बोलेगा? हाँ, तो हमारे राजनीतिक दलों को भी बदलना पड़ेगा कि एक ही प्रवक्ता जो गौर रक्षा पे बोल रहा था वो स्मार्ट सिटी पे नहीं बोल सकता। और कश्मीर पे बोल रहा है, कैसे हो सकता है? इसलिए मैंने कहा कि जो मॉडल है ना, ये जनमत को मारने का मॉडल है। उन्हीं दलों में मतलब ये दबाव ऐसा बनना चाहिए कि अगर आपने कोई नीति लॉन्च की है तो 2 ऐसे प्रवक्ता आपके होने चाहिए। सारे को संभव नहीं है, जिनको मिनिस्ट्री ब्रीफ करे, ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ये है, आप जाएं तो आप ऐसे बात करें। और जब हम बात करें तो अगर मिनिस्टर नहीं आता है, तो मिनिस्टर नहीं आता है, अधिकारी नहीं आते, तो आप बात किससे करेंगे नीतिगत को लेकर? वही ना बेहतर जानता है, क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग में, आपने विभाग की मीटिंग में तमाम पहलुओं पर तो चर्चा उसने की है। तो अगर हम बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं जो जेन्युइन है, हो सकता है कुछ सवाल का जवाब उसके पास हो, तो वो मिलता तो आप ज्यादा सक्षम होंगे। अच्छा नहीं ठीक है, इन्होंने ये सोच लिया है कि इस बात पे कि ठीक है, इतना घबराना नहीं है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो और भी चीजें इन्होंने सोची है, तो आप और ज्यादा सक्षम होंगे और आप उतना ही राजनीतिक दल के करीब जाएंगे, अपनी जो जिस भी सरकार को पसंद करते हैं। क्योंकि ये विश्वास भी बहुत जरूरी है ना, हम उसके हमेशा अविश्वास बना रहे हैं, ये भी तो ठीक नहीं है, लेकिन चेक बनता है। तो वो नीतिगत निर्णय पे इसीलिए चर्चा नहीं होती। उससे एक प्रॉब्लम ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं चलता है कि नहीं पता चलता, कैसे पता चलेगा? ये क्या प्रभाव पड़ेगा उसको? तो उनको ही नहीं मालूम था। जब मैं इधर एक मार्केट में मिले तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का ऑफिसर, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी चर्चा कर रहा था। मैंने कहा सर अगर कुछ गलती हुई तो बताइएगा। बोला नहीं देखे तो हम भी खुद समझ रहे थे कि क्या है। मैं घबरा गया कि सोचा होगा अपनी पत्नी के साथ थे, मार्केट में लगा मेरी क्लास ले लेंगे, क्या बेवकूफ टाइप डिबेट कर रहे थे। मैंने कहा सर कोई भी कमी हो तो आप प्लीज ईमेल कर दीजिएगा, आप नहीं भी आ सकते तो हम वो पक्ष रख देंगे। हम ये भी एक व्यू है, थोड़ा जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग इस पे डिबेट करें, मेरा ये मकसद ये है। तो जब पॉलिसी डिबेट होना तो हेल्दी डेमोक्रेसी आएगी। नहीं वो कश्मीर में हो जाएगा, आर पार एकदम मार दो इसको, ये कर लो वो कर लो, ये कैसे बोल देंगे? तो इससे क्या होने वाला है? नहीं हर दलों में है, मतलब एक दल का, हर दल में यही समस्या है कि उनकी जो जिम्मेदारी है, अगर यही मॉडल है, क्योंकि आज तो टेलीविजन चैनल अगर प्रवक्ता सब एक हफ्ते के लिए चले जाए ना छुट्टी पे गोवा, तो न्यूज चैनल बंद हो जाएगा, ये भी है। तो इतना भी नहीं उनसे दुश्मनी करना है। बाकी लोग जो बिठा के दिन भर करते रहते हैं तो कैसे दुकान चलेगी? पर अच्छा होगा कि वो दिन आए, ये हम राजनीतिक दलों से डिमांड करें कि भाई आपके पास कुछ नीतिगत मामलों पे बहस करने के लिए प्रवक्ता होने चाहिए। ये आदर्श स्थिति है कि जिसमें अगर हम उनको अगर हम घेर लें तो ये उसमें बात जाए कि आए थे स्मार्ट सिटी का एक्सपर्ट बन के नहीं जवाब दे पाए, इसका मतलब इसमें झोल है। ये नहीं कि हम नहीं जानते जी, अब आपने बुला लिया तो देखिए हमारी सरकार ने जो फैसला लिया है वो हमेशा जनता के हित में फैसला लेती है और वो कभी गलत नहीं करती है, उसे जनता इतना प्यार करती है, हर चुनाव में वही जीत जाते हैं। ये बोलने के लिए तो हम स्मार्ट सिटी पे सवाल पूछ रहे हैं भाई, हम काउंटिंग डे का कवरेज नहीं कर रहे हैं। तो ये आदर्श स्थिति और ऐसा ही होना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो प्राइम टाइम में धर्म को लेकर के अलग अलग धर्मों के मतलब मुखियाओं को बुला करके, जितने भी धर्म को नहीं जानने वाले हैं वही धर्म को लेकर बहस कर रहे हैं। क्योंकि जो धर्म को लेकर जानता है ना, जो उसे विचार करता है, वो सोचेगा कि कहाँ जाएंगे। आप तो बोलने दोगे 30 सेकंड, 30 सेकंड में तो आप धर्म का एक श्लोक नहीं बोल सकते। उस श्लोक को अगर आपको 10 तरीके से समझ, यही तो आचार्य लोग क्या करते हैं, उनको क्यों लोग सुनना चाहते हैं? इसीलिए जाता है कि वो किसी श्लोक को जीवन से जोड़ के उसकी 10 व्याख्याएं करते हैं।
तो हमको इतना जीवन में तनाव है, उनको सुनते हुए अच्छा लगता है कि देखो भाई कितना क्रिएटिव माइंड है, तरह तरह के उदाहरणों से जो अच्छे आचार्य हैं उनका उसका कर गोविंद मिश्रा जी कहाँ हैं? ये बड़े नेक इंसान है आपके इंदौर के, और ये लोगों से बहुत इम्पैथाइज करते हैं। इन्होंने नौकरी छोड़कर पंजाब के किसानों के साथ रहकर उनका दुख दर्द समझने बहुत दिनों से जानता हूँ। भले ही पत्रकारिता टेलीविजन हेडक्वार्टर में नहीं बचेगी, लेकिन गोविंद मिश्रा जैसे लोगों में बची रहेगी। इनके पास कोई पैसा नहीं है, कोई अमीर आदमी नहीं है, बहुत अच्छे आदमी हैं। जब मिलते हैं तो दूसरों की बात करके रोने लगते हैं, तो ऐसा आदमी तो अच्छा ही होता होगा ना। तो उन्होंने पूछा ये एंटी होने की साइकोलॉजी टीआरपी कैसे गिरा देती है? ये साइकोलॉजी बनाई जाती है, गिर जाती है, टीआरपी गिर जाती है, लोग नहीं देखते। यही तो उनकी सफलता है कि लोग नहीं देखते। इसका मतलब है कि जो तरल पदार्थ है जन्म वो ठोस पदार्थ में बदल जाएगा, तो एक दिन वो क्रैक कर जाएगा, क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है ना। पानी को आप बर्फ बना के कब तक रखोगे? वो बड़ा एक आदमी 10-10 लोग मार के पढ़ते थे, वो तो ऐसे वाला कि एंटी थे उस समय रामनाथ गोयनका का प्रभाव जोशी। अब लोगों को जो गढ़ के ऐसा बना दिया गया है, आप उसमें भेद ही नहीं कर पा रहे ना। आप अपनी राजनीतिक पसंद या नेता की पसंद और पत्रकारिता के काम में अंतर ही नहीं कर पाते। जब आप अंतर करेंगे तो दोनों में तो कोई तालमेल ही नहीं है, दोनों तो अलग बात है। वो तो आपका 1 सेकंड का काम है, आप पोलिंग बूथ में गए, आप वोट दे दिए, चले आए। लेकिन पत्रकारिता के स्पेस को बचाना तो आपकी भी जिम्मेदारी है। आप क्यों लाठी मारने आते हैं भाई राजनीतिक दलों के कहने पे? आप क्यों घेरने आते हैं और आप क्यों उसका समर्थन करते हैं? आप कैसे कह सकते हैं कि आप सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, आप एंटी हैं, फलाना है? आप कैसे कह सकते हैं? कोई राजनीतिक दल का ये बताया कि मैं पार्टी का मेंबर हूं, मैं ऐसा समझता हूं, तो मैं उसके इस सम्मान का सवाल का सम्मान करता हूं। ठीक, उसको लग सकता है, क्योंकि उसने यही व्रत धारण किया है कि वो जिएगा मरेगा उसी पार्टी के झंडे के लिए। तो वो एक पुण्यात्मा है अपने पार्टी के हिसाब से, भले वो 4 गलत काम करता हो, पर मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन जनता कैसे कहेगी? आप कैसे कहेंगे? इसका मतलब है नेशन डजंट वांट टू नो। देश जान लेगा ना, कुछ और हो जाएगा, नेशन की दुकानदारी बंद हो जाएगी टीवी पे। टीवी के द्वारा क्रोध के राष्ट्रीयकरण से सामान्य जन अपने आप को कैसे बचाएं? योगा करें, मैं योगा करता हूं। अच्छा है, सांसों पे नियंत्रण होने से थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक रहती है। हाँ, और रिमोट का इस्तेमाल कीजिए। निर्भया केस और बिल्किस बानो केस में अंतर था। एक ने फांसी की सजा मांगी और एक ने सजा। ये इस पर सचमुच विचार करना चाहिए कि क्या था कि निर्भया के वक्त गुस्सा बहुत जायज था, और उस गुस्से में ये भी था कि हम सब एक सरकार से बहुत चिड़े हुए थे, वो पेंटअप था, सब मिल गया, बड़ा हुआ। तो कानून बना, तो कानून भी ऐसे सख्त पहलू बन गया उसमें कि जो बहुत, उनमें से कुछ ऐसे हिस्से हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उन पर विचार नहीं हुआ कि ठीक है कि नहीं है। इसकी वजह से नुकसान हो रहा है। तो भीड़ का डर किसी भी फैसले में नहीं होना चाहिए। हमेशा विवेक आगे रहना चाहिए। किस फैसले के पीछे 10 लाख लोग खड़े हैं, ये उसका पैमाना हमेशा नहीं होना चाहिए। किस तरह से बनाया हुआ है और वो बाकी 50 लाख लोगों के हित का है कि नहीं। तो अंतर तो है, ये आपको चुनना पड़ेगा कि एक फांसी की सजा मांग रही है और एक कह रही है कि फांसी नहीं होनी चाहिए। एक जो उस त्रासदी को, उस यातना को जी रही है और एक दुनिया में नहीं है, उसके बदले कोई जी रही है। दोनों की स्थितियां बहुत ही, मानसिक स्थितियां भयानक है, उसमें कोई तुलना नहीं कर सकते दोनों। लेकिन एक संदेश तो है ही कि एक सजा का जो मकसद होता है अंत में बड़ा मुश्किल है। आप पूछेंगे आपके साथ होता तो आप क्या करते, लेकिन उसमें से एक ने तो बताया कि उसके साथ हुआ तो वो क्या करती। एक ने कहा कि फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए, एक ने कहा फांसी नहीं होनी चाहिए। तो अंत में हम सबको इस बात पे टिके रहना है कि एक इंसान की जिंदगी की कदर होती है, भले ही उस इंसान ने उसके अपनों की जिंदगी की कदर की हो या नहीं की हो।
सजा का मकसद यही होता है कि उसमें सुधार की संभावना हो, आगे सुधार आ जाए। इसी तरह की हत्याओं के दौर को नियंत्रित करने के लिए इतनी तरह की व्यवस्थाएं हमने बनाई है। अब फिर से हम उन फांसी पे कर रहे हैं, राजनीतिक कारणों से तर्क देने लगते हैं, तो दें वो अलग बात है, लेकिन ये एक दो उदाहरण है कि दोनों बहुत ही भयंकर पीड़ा से गुजरी। एक को तो 3 साल में इंसाफ मिला, एक को तो 17-18 साल मिला, वो तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पहुंचा मामला, लेकिन फिर भी वो संयम में है। लेकिन दूसरी तरफ मतलब अगर आप फांसी के पहलू को छोड़ दें तो उसी दिन निर्भया की मां का बयान भी बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा बयान। इन दोनों स्त्रियों ने शानदार बयान दिए हैं। अगर आप सिर्फ फांसी और इसके अंतर को छोड़ दें तो शानदार तरीके से उस वक्त उनकी मां ने जो प्रतिक्रिया व्यक्त की है और बिल्किस बानो ने की, ये हमारे इतिहास के स्वर्णिम अध्याय हैं। अगर आप देखें तो ठीक है, दो पहलू का अंतर है, उसको लेकर एक बहस है, अलग बात है, और शानदार है। मैं उनकी मां को सुन रहा था कि मैंने कुछ लोग ऐसे वक्त में इतने अच्छे से कैसे बात कर जाते हैं, और उस एंकर की जिसकी सैलरी इतनी इतनी है वो इतने गुस्से में क्यों, पगलाया हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, उसको तो सब प्लस नाम की सिक्योरिटी मिली हुई है, तब भी वो परेशान। कितने सारे वकील हो गए, कितना सारा सिस्टम बना हुआ है, तब भी वो इतने गुस्से में। वो गुस्सा ज्यादातर बनावटी होता है सर। हाँ, बनावटी है, क्योंकि आप देखते हुए भी आप गुस्साते हैं, देखते हुए भी आपको चाहता है कि वो उसी तरह से उसके गुस्से में आप मिल जाएं, तो राष्ट्रीयकरण हो जाए, आप अपना खैनी ये ठीक बात नहीं है। कश्मीर को इस बार उड़ा देना है कश्मीर, ऐसे थोड़ी होता है। उसका प्रोफेशन है साहब। हाँ? नहीं, ये हमारा प्रोफेशन नहीं है। हमारा प्रोफेशन है अलग अलग पहलू को आपके सामने रखना। कुछ मजबूती से रख सकते हैं, कभी सरकारें बहुत लचर ढीली हो जाती हैं तो थोड़ा आक्रामकता के साथ रख सकते हैं। तो मेरा काम है आपको सक्षम करना, आपको दोनों पहलू का पता करना। आप किसी भी सरकार को पसंद कर सकते हैं, भरोसा कैसे करेंगे कि वहां कुछ गलत नहीं और आपके खिलाफ नहीं। क्या पता आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसको कोई प्रोजेक्ट आ जाए और आप स्थापित कर दिए, तो कोई पत्रकार याद आएगा ना, तो उस दिन के लिए तो हम लोग को बचा के रखिए, है कि नहीं? एक सरकार में महंगाई कायम होती है और दूसरी सरकार में महंगाई विकास हो यही खेल है टीवी चैनलों के जरिए और मीडिया के जरिए खेला जा रहा है कि जो मूल सवाल हैं वो विस्थापित किए जा रहे हैं, उन सवालों को सवाल नहीं कहा जा रहा है, वो अपना सवाल आपको एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आप लेके चल रहे हैं। इसीलिए कहा कि गवर्नमेंट क्या है, ओपिनियन इज द न्यू गवर्नमेंट एंड परसेप्शन इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। हर समय आपको लगता है ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आपको क्या पढ़िए, नेशन वांट्स टू नो, हम तो पूछेंगे, घंटी बजाएंगे, 100 बातों की एक बार 25,000 आने वाले चैनल खोल देते हैं। आप भी कीजिए, मीडिया का चैनल खोलना जो है ये आसान नहीं है। क्या है कि केबल का एक नेटवर्क होता है, उसमें भी राजनीतिक दलों का और ऐसे ऐसे लोगों का कब्जा हो गया है कि वो आपको फिर से विस्थापित कर देते हैं। और एक अच्छा पैसा चाहिए अगर आप उच्च नैतिकता वाली पत्रकारिता करना चाहते हैं। और आपके भारत में बहुत सारे वेबसाइट ऐसा कर रहे हैं, वायर है, न्यूज लॉन्ड्री है, स्ट्रोल है, ऑल्ट न्यूज है, और बहुत सारे लोग अपने अपने छोटे छोटे स्तर पर कर रहे हैं। पर बड़े स्तर पर टेलीविजन को लॉन्च करना मुश्किल है। वो बहुत ही महंगा माध्यम है टेलीविजन, बहुत ज्यादा महंगा माध्यम। उसमें लगातार कॉस्ट कटिंग के नाम पे उसकी जो पूरी आत्मा है, जो रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर है, वही समाप्त हो गया है। रिपोर्टर ही नहीं है। तो मान लीजिए हम चाहे जितना भी अच्छा एंकर हो, हर रात हम किसी विषय पर विशेषज्ञ हो सकते हैं क्या? ये जाती नहीं है मेरे साथ। तो एक तरह से उसकी स्वाभाविक परिणति भी है कि वो हाव भाव करता रहेगा जैसे वो डूब रहा है दरअसल, लेकिन हाथ ऐसे मारा जैसे वो चैंपियन हो वो स्विमिंग का चैंपियन हो। वो ठीक नहीं है। इसलिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है, इससे आप तक सूचना पहुंचे, परसेप्शन नहीं। अभी आपको सूचनाओं को हटा के परसेप्शन पहुंचाया जा रहा है। हो सकता है कि सूचनाएं उनके ही हक में हो, लेकिन वो कोई रिस्क इसलिए नहीं लेता कि कोई भी सूचना अगर सरकार की नजर से देखिएगा तो 100% लोगों के को नहीं छूती है, वो 10%, ज्यादा 15%। इसलिए उनकी भी उतनी आस्था नहीं होती।
सर प्रेस काउंसिल के लिए जो मैंने बोला था वो और पत्रकारों के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या आप विचार करने के लिए आपने प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन से के लिए तैयार? नहीं, मैं तो करता ही रहता हूँ। मैंने मीडिया में कितनी बहस की है जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, और कर लूंगा। लेकिन प्रेस काउंसिल वाले जैसी संस्था के बारे में सोचना चाहिए। अनुपम मिश्र का नाम लिया, और अनुपम मिश्र जैसे हीरो को आप खोज के लाए हैं, सच्चिदानंद भारती जैसे हीरो को आप मैंने उनको नहीं खोजा। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनको नहीं हमारे जानते। तक पहुंचाया है, ये बात बिल्कुल सही है। इतने अच्छे आदमी अनुपम मिश्र जैसे कहाँ होते हैं? लगभग हो गया है मैम, हो गया है। बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों का फिर से शुक्रिया कि और जो भी पूछा आप लोगों ने, कम से कम नहीं लगा कि कोई उधर से ईंटा लेके आ रहा है। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान थे कि ज्यादा मत बोल देना कि उधर से ईंट लेकर आ जाएंगे। तो इसकी संभावना यहाँ नजर नहीं आई। तो मैं इंदौर को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, और अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर सच में।